प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़ से। अब तक हमने देखा कि बीमा का उद्भव कैसे हुआ, और बीमा के उद्भव को जब हमने देखा तो हमने पाया कि लगभग 13वीं शताब्दी से बीमा का ओरिजिन प्रारंभ हुआ। समुद्री बीमा से प्रारंभ होते होते फिर अग्नि बीमा, फिर जीवन बीमा और फिर विभिन्न प्रकार के बीमा, और अब तो जो बीमा की विषय वस्तु हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। जिन जिन चीज़ों का बीमा होता है वो सब साधारण बीमा के अंतर्गत अब कवर किए जाने लगे हैं। शुरू में ये एक्टिविटी जहां सहकारी एक कदम के रूप में हुई थी, एक सहकारी उपक्रम के रूप में हुई थी, एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत के आधार पर, एक परस्पर समूह भावना के आधार पर सामाजिक क्रिया के रूप में हुई थी। बाद में संभाविता के सिद्धांत ने इसे व्यावसायिक रूप दे दिया, क्योंकि जो व्यवसायी होता है वो परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना जाता है, और उसने इस बात को भांप लिया कि हम 1000 चीज़ों के प्रति आशंकित होते हैं, उनमें से एक वास्तव में होती है। तो इसी संभाविता को ध्यान में रखते हुए इसे व्यावसायिक क्रिया के रूप में बीमा को अपनाया जाने लगा, और इससे लाभ उपार्जन भी किया जाने लगा। पहले जहाँ ये अनौपचारिक क्रिया होती थी, धीरे धीरे औपचारिक कुछ रूप में परिणित हुई, और अब आजकल इसका स्वरूप संगठनात्मक है। व्यावसायिक संगठनों, बड़े बड़े व्यावसायिक संगठनों के रूप में बीमा किया जाता है। तो आज हम लेंगे बीमा का अर्थ एवं परिभाषा। बीमा के जो अर्थ दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से बीमा को परिभाषित किया है। किसी ने बीमा को किसी दृष्टि से देखा है, किसी ने किसी दृष्टि से, उनका परसेप्शन अलग अलग रहा है। तो कॉमन हम अपन हेड्स लेंगे, और उन हेड्स के तहत किस किस विद्वान ने बीमा को परिभाषित किया है उस तरह से अपन देखेंगे कि बीमा के विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं कौन कौन सी दी गई हैं। जैसे सामाजिक अथवा सामान्य परिभाषाएं, एक सामाजिक क्रिया अथवा सामान्य रूप में जो बीमा की परिभाषा दी गई हैं, ऐसी परिभाषा देने वालों में एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, विलेट, मैगी, प्रोफेसर हॉपकिंस, थॉमस, बून तथा कर्ट्ज़ आदि हैं। इन सब विद्वानों के अनुसार बीमा जोखिम विभाजन, जोखिम विस्तार एवं जोखिम हस्तांतरण की विधि है, जो कि अनिश्चितताओं को कम करने के लिए व्युत्पन्न एक सामाजिक सहयोग की व्यवस्था है, जो कि सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। बारंबार मैं आपको बताना चाहूँगा, यद्यपि आप जानते भी होंगे, कि सहकारिता का सिद्धांत है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक सब के लिए और सब एक के लिए। परिभाषाओं का जो दूसरा सेट है वह बीमा के कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में, आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधि के रूप में बीमा को परिभाषित करते हैं। ऐसे रूप में बीमा को एक व्यावसायिक आर्थिक क्रिया के रूप में या कार्यात्मक जो बीमा के विभिन्न कार्य होते हैं उनके रूप में बीमा की परिभाषाएं देने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं रीगल तथा मिलर, प्रोफेसर मेहर तथा केमेक, प्रोफेसर हंसेल, ब्रिटानिका विश्वकोश, फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स मुंबई एंड प्रोफेसर रोजेनब्लेंट, बॉनिंगटन तथा विडल्स। इनके अनुसार बीमा एक आर्थिक एवं संगठित व्यावसायिक क्रिया है, जिसके द्वारा कि विशेष जोखिम से प्रभावित लोग एक निश्चित कोष के तहत प्रीमियम रूपी अंशदान करके अपनी जोखिम को अनेकों लोगों में विस्तृत कर देते हैं, और बीमाकर्ता इससे संभाविता के आधार पर लाभ कमाता है। इस परिभाषा में हमने देखा वस्तुतः बीमा की जो पूरी व्यवस्था है, बीमा किस प्रकार से कार्य करता है, बीमा संगठन किस प्रकार से कार्य करते हैं, और बीमितों को कैसे लाभ होता है, बीमाकर्ता को कैसे लाभ होता है, इस पूरी चीज़ को बहुत स्पष्ट समझा दिया गया है कि प्रीमियम के माध्यम से एक संयुक्त कोष बनता है। समान जोखिमों वाले बीमितों
के द्वारा किए गए अंशदान से, प्रीमियम रूपी अंशदान से, उस कोष में से उन लोगों को क्षतिपूर्ति की जाती है या दावा निपटारा किया जाता है जिनके साथ की वास्तव में जोखिम उत्पन्न होता है। लेकिन लाख लोग आशंकित होते हैं तो वस्तुतः 100 के साथ ही ऐसा जोखिम उत्पन्न होता है और बीमाकर्ता को ये जो संभाविता होती है अति न्यून, इसका लाभ मिलता है और वो अनेकों लोगों से प्रीमियम पाकर कुछ चुनिंदा लोग जिनके साथ में कि वास्तव में बीमित घटना घटित होती है को दावा निपटारा करके भी अच्छा लाभ बचत के रूप में कमा लेता है। तीसरा जो सेट है डेफिनेशंस का वो है बीमा की अनुबंधात्मक अथवा वैधानिक परिभाषाएं। ऐसी परिभाषाएं देने वालों में प्रमुख विद्वान हैं न्यायमूर्ति टिंडाल, न्यायाधीश चैमेल, पेटरसन, रीगल तथा मिलर। इनके अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार अर्थात बीमाकर्ता अन्य पक्ष को अर्थात बीमित को एक नियमित एवं निश्चित प्रतिफल के बदले, जिसे कि हम प्रीमियम कहते हैं, एक अनुबंधित निश्चित जोखिम के उत्पन्न होने पर, जिसे बीमित जोखिम कहा जाता है, एक निश्चित राशि अथवा उसकी अधिकतम सीमा तक वास्तविक क्षति की पूर्ति का निष्पादनीय वचन देता है। यह निश्चित राशि जो अधिकतम जोखिम होती है बीमाकर्ता का, उसे बीमा राशि कहते हैं। इन जो सेट है परिभाषाओं का, इनको देखने के पश्चात हम इनका विश्लेषण और विवेचन करेंगे तो हमें बीमा की कुछ विशेषताएं प्राप्त होंगी। उन विशेषताओं का हम विवेचन करते हैं। बीमा की एक जो विशेषता है वह है अनिश्चितताओं के विरुद्ध प्रावधान का माध्यम। हमारे जीवन में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो नहीं जीवित रहा और अर्निंग मेंबर अकेला है परिवार में तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसका क्या होगा। अगर घर या दुकान प्रतिष्ठान में या घर में आग लग गई और आग से वो फूंक गया सामान, मकान, संपत्ति, तो क्या होगा। अगर हम व्यापार कर रहे हैं और समुद्री मार्ग से जहाज़ से माल भेजते हैं या मंगाते हैं या मैं जहाज़ का मालिक हूँ, तो अगर जहाज़ डूब गया, क्षतिग्रस्त हो गया, अगवा कर लिया गया, तो मेरा और माल के नुकसान का भरपाई कौन करेगा और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा। व्यवसायी अगर व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वो सोचता है कि कहीं दूरस्थ स्थान से माल मंगाना है या पूर्ति करते हुए दूरस्थ स्थान पर माल बेचने के लिए भेजना है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, लूट लिया जाए माल, कोई जो वाहक है वही अगवा कर भाग जाए, माल में छीजत हो जाए, तो क्या होगा। ऐसे नुकसान का क्या होगा। तो ये बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं जीवन में, व्यवसाय में। विशेषतः व्यवसाय तो है ही अनिश्चितताओं का पुलिंदा, क्योंकि प्रोफेसर नाइट ने भी कहा है कि प्रॉफिट इज़ रिवार्ड अगेंस्ट रिस्क बियरिंग, और वो जो रिस्क होता है वो अनसर्टेनिटीज़ को बियर करने का होता है। तो जीवन में जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनके विरुद्ध अगर हम प्रोविज़न करना चाहें तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ के विरुद्ध प्रोविज़न का माध्यम बीमा है। जैसे हम आग की जो अनिश्चितता है उसका बीमा करा सकते हैं, जहाज़ के डूब जाने की अनिश्चितता है उसका बीमा करा सकते हैं, माल के नष्ट हो जाने, डूब जाने की आशंका उसका बीमा करा सकते हैं, घर के सामान का बीमा करा सकते हैं अगर चोरी वगैरह से हमें डर है तो कई अनिश्चितताओं के विरुद्ध बीमा प्रावधान है। यह बीमा जोखिम हस्तांतरण की विधि है। जोखिम हस्तांतरण की विधि कैसे है कि एक निश्चित एवं पूर्व निर्धारित प्रीमियम के बदले बीमाकर्ता को बीमित अपना जोखिम हस्तांतरित कर देता है। यानी बीमित को अधिकतम कौन सा दायित्व हुआ, जो प्रीमियम उसे देना है, और अब वो उतने से प्रीमियम के बदले एक निश्चित राशि का जोखिम जो उसे भविष्य में था के प्रति निश्चित हो जाता है। तो ये जो अपना जोखिम था उसने इसे एक निश्चित राशि प्रीमियम की देकर बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो जोखिम उत्पन्न होता है तो वह बीमाकर्ता वहन करेगा और बीमित को तो दावा राशि मिल जाएगी। इसे बीमाकर्ता द्वारा बीमित के जोखिम का अभिगोपन करना भी इसीलिए कहते हैं। जोखिम के विभाजन की विधि। एक व्यक्ति बीमा के माध्यम से अपने जोखिम समान जोखिम वाले अनेकों लोगों में विभाजित
कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर ये आशंका है कि पता नहीं मैं लंबे समय तक जीवित रहूँगा या नहीं, यदि नहीं तो मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसी आशंका वाले 1 करोड़ लोग हैं। मैं उन 1 करोड़ के साथ प्रीमियम देकर एक कोष में अपना अंशदान देता हूँ। अब मान लीजिए वास्तव में जिसके साथ भी घटना घटित होगी उसने कुल अंशदान 2 साल में, 3 साल में, सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपए दे दिया और घटना उसके साथ वास्तव में घटित हो गई और उसको 1 करोड़ मिला। ये बाकी का 99 लाख किसने दिया? ये 99 लाख उन सभी ने मिलकर दिया जिनको की समान आशंका जोखिम उत्पन्न होने की थी, लेकिन उनके साथ जोखिम उत्पन्न नहीं हुई। तो ये आप जो छोटा सा प्रीमियम दे रहे हो, ये उन सभी लोगों के साथ अपनी जोखिम विभाजित कर रहे हो जिनको की समान आशंका है और जिन्होंने कि समान जोखिम के लिए बीमा कराया हुआ है। तो इसीलिए बीमा को जोखिम विभाजन की विधि भी कहा जाता है। हानि को निश्चित करने की विधि। बीमा विशेषतः क्षतिपूर्ति अथवा सामान्य बीमा की दशा में भविष्य में होने वाली बड़ी हानियों का बीमा कराकर उन्हें उनकी जोखिम हस्तांतरण की लागत अथवा उनके लिए अदा किए जा रहे प्रीमियम की अधिकतम सीमा तक सीमित किया जा सकता है, क्योंकि उनके न होने की दशा में अधिकतम लॉस जो बीमित को होगा वो अदा किए गए प्रीमियम का ही होगा। बून तथा कुर्ज ने सही कहा है कि बीमा एक बड़ी अज्ञात हानि जो हो भी सकती है और नहीं भी को ज्ञात छोटी हानि अर्थात बीमा प्रीमियम से प्रतिस्थापित करना है। सपोज़ कीजिए मैं एक जहाज़ का मालिक हूँ, पानी के जहाज़ का, शिप का, और मेरा शिप रोज़ अमूमन सेल करता रहता है समुद्र में और मेरा जहाज़ सपोज़ कीजिए 200 करोड़ रुपए का है और अगर मैं उसका बीमा कराता हूँ तो मुझे 5 लाख या 10 लाख की राशि देनी पड़ती है। मैंने अगर उसका बीमा कराया तो मैंने अपना लॉस अधिकतम 10 लाख तक सीमित कर दिया। अगर वो जहाज़ डूब जाता है 200 करोड़ का तो मुझे चिंता नहीं है, मुझे 200 करोड़ का दावा राशि मिल जाएगी। अब ये 10 लाख में मैंने मेरी हानि को बीमा कराकर 10 लाख रुपए तक सीमित कर दिया। अब मैं तसल्ली से व्यापार 1 साल तक कर सकता हूँ, क्योंकि 1 साल का बीमा मैंने 10 लाख रुपए का प्रीमियम देकर करा लिया है। तो बीमा हानि को निश्चित करने की विधि इस प्रकार से कहा जाता है। बीमा सहकारिता के सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए पर आधारित है, जिसके कारण इसका उद्भव हुआ था। बीमा निर्णय संभाविता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जैसे बीमाकर्ता जब प्रस्ताव स्वीकार करता है अथवा नहीं, कितनी राशि का स्वीकार करेगा, किन शर्तों पर स्वीकार करेगा और प्रीमियम क्या होगा आदि, ये सारे निर्णय संभाविता के आधार पर जो कि बीमाकृत जोखिम के उत्पन्न होने या न होने की होती है, देखी जाती है, उसके आधार पर लिए जाते हैं। बीमा को संभाविता के सिद्धांत ने ही आर्थिक क्रिया एवं संगठित व्यावसायिक गतिविधि बनाया है। बीमा एक अनुबंध है। इसके 2 पक्षकार होते हैं, बीमित तथा बीमाकर्ता, और दोनों की ओर से परस्पर प्रतिफल होता है। बीमित की ओर से निश्चित प्रीमियम और बीमाकर्ता की ओर से निष्पादनीय संयोगिक वचन। इसीलिए बीमा को संयोगिक प्रकृति का अनुबंध भी कहा जाता है। बीमा अनुबंध कुछ वैधानिक सिद्धांतों और तत्वों के द्वारा शासित होता है, जिनकी पालना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इन वैधानिक सिद्धांतों में बीमा योग्य हित का सिद्धांत, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, स्थान ग्रहण का सिद्धांत तथा क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत प्रमुख हैं। इन्हें बीमा अनुबंध की गर्भित शर्तें भी कह सकते हैं। बीमा राशि। बीमा अनुबंध एक निश्चित राशि के लिए किया जाता है, जिसे बीमा राशि कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा तक ही बीमाकर्ता की जोखिम उत्पन्न होती है और इसी के आधार पर प्रीमियम भी लिया जाता है। बीमा संगठनात्मक संस्थागत ढांचे पर आधारित क्रिया है। वर्तमान में यह व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संस्थागत अथवा ढांचागत व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। अत्यधिक व्यापक क्षेत्र है। बीमा का क्षेत्र अब परंपरागत रूप से किए जाने वाले जीवन बीमा, अग्नि बीमा तथा समुद्री बीमा तक ही सीमित नहीं है।
बल्कि पशुधन बीमा, फसल बीमा, यात्रा बीमा, विश्वसनीयता बीमा, दुर्घटना बीमा, चोरी बीमा आदि जो अन्य चीज़ें होती हैं, अन्य विषय वस्तु होती हैं, इनको भी इसके क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के बीमा किए जाते हैं जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कि जैसे रिस्ट का बीमा है, सिंगर के गले का बीमा है, ये सब भी बीमा आजकल किए जाने लगे हैं। बीमा जुए से भिन्न होता है। बीमा जुए से पूर्णतः भिन्न है क्योंकि इसमें यानी बीमा में जुए की भांति परिकल्पित जोखिम नहीं होती, बल्कि शुद्ध एवं वास्तविक जोखिम होती है। साथ ही जुए की भांति इसमें लाभ और हानि दोनों की संभावना नहीं होती है। इसमें वास्तविक जोखिम होती है, केवल हानि की संभावना ही होती है, जिसका कि बीमा कराया जाता है। इसका उद्देश्य भाग आजमाइश नहीं करना होता है, बल्कि इसका उद्देश्य तो भावी अनिश्चितताओं के विरुद्ध प्रावधान करना होता है। इसलिए जुए का ठहराव तो व्यर्थ है, जबकि बीमा का ठहराव और अनुबंध वैध माना जाता है और प्रवर्तनीय होता है। वैधानिक ढांचे द्वारा नियमित। प्रत्येक देश में और साथ ही भारत में भी बीमा कानूनी प्रावधानों द्वारा संचालित तथा शीर्ष नियमनकारी संस्था जैसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित गतिविधि है, क्योंकि यह व्यापक आर्थिक सामाजिक कल्याण से जुड़ी है तथा व्यापक रूप से वांछित गतिविधि है और कई जगह तो इसको लीगल कंपल्सन के रूप में भी इम्पोज किया जाता है। जैसे अगर आप वाहन का बीमा नहीं कराएंगे तो आपका चालान किया जा सकता है। एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनका अनिवार्यता एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है। ये सारा बीमा पूर्णतः स्वैच्छिक नहीं, बल्कि कुछ दशाओं में वैधानिक अनिवार्यता भी है, जैसे कि वाहन बीमा, प्रत्येक संपत्ति जिसकी की धरोहर पर ऋण लिया जा रहा है उसका बीमा कराया जाना आवश्यक है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का भी अग्नि बीमा कराया जाना आवश्यक है। राजकीय सेवा में जाने वाले कर्मचारी द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजना में बीमा कराना आवश्यक है। और नेक्स्ट विशेषता है, बीमा उद्योग व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु एक आधारभूत आवश्यक क्रिया है, जिस प्रकार से बैंकिंग, यातायात, वेयर हाउसिंग इत्यादि होती हैं। थैंक यू। अगले जो व्याख्यान है उसमें हम बीमा का महत्व डिस्कस करेंगे।